आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में। जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं। तो आइए आज की क्लास में देखें कौन सा टॉपिक करना है हमको। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन तक हम पढ़ाई कर चुके थे, यानी इर्रेशनल नंबर टॉपिक जो है उसके पहले के कुछ सवाल हमने लगाए थे। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स टॉपिक यानी कि अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली थी। कैसे कैसे नंबर्स होंगे जिनको आप इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, या इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिलाकर एक साथ अगर हम देखेंगे, मतलब कुछ ऐसी समानताएं और असमानताएं होती हैं जो एक साथ देखने पर आपको जिनका डिफरेंस समझ में आएगा कि कैसा होगा कि नंबर रेशनल हो जाएगा और कैसा होगा कि नंबर रेशनल नहीं होगा, यानी कि इर्रेशनल हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, आइए इनके विषय में कुछ थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए, एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूं आपको कि इर्रेशनल नंबर्स में आपको क्या बताया गया था। आपसे कहा गया था अगर कोई नंबर, कोई भी संख्या जो आपको दे रखी, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि किसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होना पॉसिबल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर रेशनल कहा जाएगा। अगर किसी नंबर को आप p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस नंबर को हम क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर कह देंगे। ठीक। दूसरी बात आपने समझी थी कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो इर्रेशनल ही होगा, बाकी कुछ भी वो नहीं हो सकता है। और तीसरी बात आपने जानी थी कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में नॉन रिकरिंग भी हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, इस बात का मतलब क्या है कि कोई भी डेसिमल के बाद फिक्स नंबर्स पर रुकता ना हो, डेसिमल के बाद उसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो इनफाइनाइटली चलते चले जाएं, वो अनंत तक उनका आना कभी भी बंद ना हो। यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी डेसिमल के बाद की जो यात्रा है वो रुक नहीं रही है। डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो किसी एक फिक्स नंबर पर जाकर रुकते नहीं है, वो लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स डेसिमल के बाद जो नंबर्स लगातार कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहे हैं उनमें कोई फिक्स रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। नंबर्स रिपीट कर सकते हैं लेकिन किसी ऐसे सीक्वेंस में रिपीट नहीं करेंगे जिस सीक्वेंस को आप मतलब कोई एक फिक्स सीक्वेंस नहीं है जिस सीक्वेंस को आप यूज कर सकें उस नंबर को छोटा करने में। ठीक है, तो अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो ऐसे डेसिमल को भी हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। इन तीन बातों के आधार पर आपने इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं को समझा था। उसके बाद हम चलिए देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स की कुछ एक आध विशेषताएं होती हैं और रेशनल नंबर्स की कुछ एक आध विशेषताएं होती हैं, तो उनको हम एक साथ देखेंगे। जैसे समझेंगे, लिख लेंगे आप इसको अपनी लैंग्वेज में। सबसे पहली बात, अगर रेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए, किसको, रेशनल नंबर्स को अगर जोड़ा जाए, ऐसे लिख भी सकते हैं आप, सम डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, सम का मतलब प्लस, डिफरेंस का मतलब माइनस और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई।
एंड डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स will always be rational। देखिए आप पढ़ रहे हैं इरेशनल नंबर, उसमें प्रॉपर्टी लिख रहे हैं आप रेशनल नंबर की, ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, यही सेम प्रॉपर्टी अभी आपको इरेशनल के लिए भी लिखनी है, इसीलिए हम पहले रेशनल के लिए लिखेंगे और उसके बाद इरेशनल के लिए लिखेंगे, ताकि आपको डिफरेंस दोनों में क्या है वो समझ में आए। इसी में अगला लिखेंगे सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ, और बस यहां से बदल जाएगा ऑफ इरेशनल नंबर्स में और मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस बात को आप समझ लीजिए, क्या कहा गया है, पहला जो पॉइंट लिखा गया उसमें कहा गया है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी रेशनल। इस बात को आप समझिए, यानी रेशनल का मतलब क्या है, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स पर अगर दो रेशनल नंबर्स हैं या दो से ज्यादा हैं, कहने का मतलब यह है कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो रेशनल नंबर्स में हो, तो रेशनल नंबर्स में अगर आप सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या डिवीजन करें, यानी कि दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर्स अगर आपके पास हैं, परिमेय संख्याएं अगर आपके पास हैं, तो उनको आप आपस में जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए, या फिर चाहे उनको भाग कर दीजिए। इन चारों में से कोई भी संक्रिया, कोई भी ऑपरेशन अगर आप रेशनल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा रेशनल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला नियम है, ठीक है। क्या नियम कहता है? नियम कहता है कि अगर परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा या भाग, इन चारों में से कुछ भी करते हैं आप, तो रिजल्ट के तौर पे जो नई संख्या मिलेगी वो भी हमेशा परिमेय ही होगी, हमेशा रेशनल ही होगी, रेशनल के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। ये पहला पॉइंट है। अब यही पहला पॉइंट इर्रेशनल नंबर्स के लिए क्या कहता है, अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या कहता है? अपरिमेय संख्याओं के लिए कहा गया है कि अगर अपरिमेय संख्याओं पर, इर्रेशनल नंबर्स पर, यानी कि अपरिमेय संख्याओं पर आप जोड़, घटाना, गुणा या भाग, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन, अगर अपरिमेय संख्याओं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स पर इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे जो संख्या मिलेगी वो मे और मे नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल ही मिले, वो मे इर्रेशनल यानी कि इर्रेशनल भी हो सकती है और मे नॉट बी इर्रेशनल, या हो सकता है वो इर्रेशनल ना हो। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, क्लियर टॉपिक है कि अगर आप परिमेय संख्याओं पर यानी कि रेशनल नंबर्स पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे तो आपको हमेशा परिमेय संख्याएं ही मिलेंगी, हमेशा रेशनल नंबर्स ही मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर अपरिमेय संख्याओं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स पर जोड़, घटाना, गुणा या भाग, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन का ऑपरेशन अगर आप ऑपरेट करेंगे तो आपको हो सकता है इर्रेशनल पर इनमें से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करने पर नंबर इर्रेशनल ही मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि इर्रेशनल नंबर्स पर इनमें से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करने पर रिजल्ट में जो मिले वो इर्रेशनल ना हो। ठीक है, समराइज अगर आप करिए तो रेशनल नंबर्स का जोड़, घटाना, गुणा या भाग, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवीजन हमेशा रेशनल ही होता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स का जोड़, घटाना, गुणा और भाग जरूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल हो, वो कभी इर्रेशनल भी हो सकता है और कभी इर्रेशनल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर है इतनी?
कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर कहा गया मे इरेशनल और मे नॉट बी इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर्स का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आप करेंगे तो वो इरेशनल भी हो सकता है और हो सकता है इरेशनल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे √2 क्या है, √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और √3 क्या है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है। यानी इरेशनल और इरेशनल के बीच में हमने प्रोडक्ट का यूज किया है, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, और रिजल्ट में हम देखेंगे कि क्या जो रिजल्ट में मिलेगा वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो देखिए √2 और √3 का अगर मल्टीप्लाई करिए तो √6 मिलेगा, और √6 के अंदर जो 6 लिखा हुआ है, ये √6 कैसा नंबर है, √6 कैसा नंबर है, √6 जो है वो रेशनल तो है नहीं, √6 इरेशनल नंबर है। तो आपने देखा इरेशनल और इरेशनल पर मल्टीप्लीकेशन जब हमने किया तो हमको रिजल्ट में भी इरेशनल ही मिला। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया तो हमको क्या मिला, अपरिमेय संख्या ही मिली। ठीक, अब एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसमें इरेशनल और इरेशनल मिलकर रेशनल बना देंगे। जैसे आप √2 का मल्टीप्लाई √2 से ही कर दीजिए, तो √2 क्या है, इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √4, और √4 का मतलब क्या है, 2, और 2 क्या है, रेशनल। बात समझ में आई, ये पॉइंट आप समझ में आया होगा। रेशनल और रेशनल का जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो रेशनल मिलेगा, इरेशनल और इरेशनल का जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे तो इरेशनल भी मिल सकता है, और हो सकता है इरेशनल ना मिले। इरेशनल ना मिले इसका मतलब क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा किया तो अपरिमेय मिला, इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आपने देखा इरेशनल इंटू इरेशनल आपने किया और बदले में जो आपको मिला वो रेशनल मिला। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा अपना। फिर उसके बाद एक और पॉइंट बनता है, उसको भी आप देख लीजिए, और फिर हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। मतलब अगले टॉपिक का मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट चीज पढ़नी होगी। दूसरा पॉइंट जो आपका बनता है वो ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी square root of any positive integer which is a perfect square परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। Which is a perfect square is a rational number। ठीक है, आपसे कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सारी चीजें आपके ध्यान देने वाली हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, ये पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों वो भी आप समझिएगा। कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या मतलब है इन बातों का, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। जैसे 4 2 का स्क्वायर है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में। मतलब ऐसी संख्या जो किसी ना किसी का वर्ग करने पर मिलती हो वो परफेक्ट स्क्वायर कही जाती है। जैसे 16 किसका वर्ग करने पर मिलती है, 4 का वर्ग। अगर 16 किसी का भी वर्ग, किसी का भी स्क्वायर करने पर मिल रही है तो फिर 16 को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। जैसे 5 आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा है बताइए 5 किसका स्क्वायर करने पर मिलता है, और वो इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो 5 किसी का वर्ग करने पर 5 नहीं मिलता है,
ठीक है, √5 का स्क्वायर करने पर मिलेगा, लेकिन √5 इंटीजर नहीं है। हमारी कंडीशन है कि ऐसा कोई इंटीजर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या? वर्गमूल। ठीक, तो आपसे कहा गया है कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करने पर जो भी मिलेगा वो हमेशा रेशनल होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिखिए। तो जैसे 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 6 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 9 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना है, तो 4 पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद देखना है आपको ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे रूट लगाएं तो इसके रूट के सोल्यूशन में कोई नंबर मिल जाना, मतलब इसके रूट हट जाना चाहिए। तो अगर आप इस पे रूट लगाएं तो √4 इक्वल टू कितना होगा? 2। यानी इस पर रूट लगाने से इसका स्क्वायर रूट हट गया ना, स्क्वायर रूट हट के क्या बना? 2। तो यानी कि 4 जो है, क्योंकि वो 2 का वर्ग है इसलिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसलिए इस 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा रेशनल मिलेगा। तो आपने देखा 4 का जब हमने स्क्वायर रूट किया तो बदले में हमको 2 मिला, और 2 रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है, आप जानते हैं। ठीक, बात समझ गए? 6 पर अगर आप स्क्वायर रूट लगाइए तो ये √6 ही बना रहेगा, इसलिए ये रेशनल ना होकर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर तो 6 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 6 मिलता हो। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 6 नहीं मिल रहा है तो फिर 6 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 6 पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो फिर 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो रेशनल नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि डेफिनेशन हमसे क्या कहती है? डेफिनेशन हमसे कहती है कोई पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसका आप स्क्वायर रूट करिए तो वो रेशनल नंबर होगा। सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझिए तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है और अगर इस संख्या से इस स्क्वायर रूट को हटाया जा सकता है तो फिर ये संख्या परिमेय संख्या होगी। 16 के ऊपर रूट लगा, 16 को हमने लिख लिया 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर ने रूट को हटा दिया, बचा 4। तो क्योंकि 16 का रूट करने पर हमको रूट हट जाता है, हमारा कैंसिल हो जाता है, इसलिए 16 परिमेय होगी। ऐसी कोई भी संख्या जो अपने ऊपर लगे हुए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को हटा दे वो परिमेय होगी। जो स्क्वायर रूट को हटा नहीं सकती है वो परिमेय नहीं होगी। जैसे अगर 4 के ऊपर आप रूट लगाएं तो इसका आंसर 2 आता है, यानी कि 4 अपने रूट को हटा देता है और हटाकर वैल्यू क्या बनाता है? 2। तो सीधा आपका मतलब सिर्फ इस बात से है कि 4 जो है वो अपने स्क्वायर रूट को हटा सकता है। जब हटा सकता है तो 4 परिमेय होगा। 5 पर अगर आप रूट लगाएं तो 5 के रूट की कोई वैल्यू, ऐसे 5 जो है वो अपने रूट को हटा नहीं सकता और √5 ही बना रहेगा, तो ये परिमेय यानी कि ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। अगर 9 लिखें आप तो 9 जो है वो अपने रूट को हटा देगा और वैल्यू कितनी देगा? 3। 9 अपने रूट को हटा सकता है इसलिए 9 क्या हो जाएगा? परिमेय। 7 पे अगर आप रूट लगा लें तो 7 अपने रूट को हटा नहीं सकता है इसलिए 7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 16 अपने रूट को हटा सकता है और वैल्यू देगा 4, तो जो अपने रूट को हटा दे, 16 अपने स्क्वायर रूट को हटा सकता है इसलिए 16 क्या हो जाएगा? परिमेय। यही वही आप 17 पे रूट लगा लीजिए, √17 की वैल्यू आप नहीं जानते हैं क्या होती है, इसलिए √7, क्योंकि 17 अपने रूट को नहीं हटा सकता है इसलिए 17 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है यही कि रूट के अंदर लिखी हुई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर से रूट हट जाएगा, और अगर रूट हट जाएगा तो फिर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या जो है वो परिमेय होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी। यानी सारी बातें ही स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट
ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बस यही सी बात है। जो जितने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ऐसी कोई भी संख्या जो अपने ऊपर लगे हुए स्क्वायर रूट को नहीं हटा सकती है वो इर्रेशनल हो जाएगी। जैसे जितने बहुत सारे भी अपने एग्जाम्पल लिखे, रूट 17 क्या है, 17 क्या अपने रूट को हटा सकता, नहीं हटा सकता है, तो इसका रूट 17 क्या हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशनल और इर्रेशनल में थोड़ा कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिनको आपने समझा। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली बात पर कि अगली चीज क्या हमको देखनी। चलिए ठीक, अगली बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए ये बना हुआ है, इसको समझने से पहले आप एक बात को समझ लिए, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा क्या होती है। इस विषय पे अभी तक बातचीत नहीं हुई तो इसको जान लीजिए जरा। संख्या रेखा क्या होती है, देखिए नंबर लाइन एक होती है, ये एक लाइन है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। 0 के दाहिनी तरफ जब हम चलेंगे तो हमको प्लस में सारे नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये सब कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब ऐसा मत आप अपने दिमाग पे बिल्कुल, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो इस बात को आपका समझना जरूरी है कि इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर स्थित कोई बिंदु नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब है अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जो कहीं है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं। ऐसा नहीं कि आप मीलों चल डालेंगे तब आपको कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जहां तक चल जाएंगे, जहां तक चलकर चले जाएंगे उसके आगे भी उतनी ही यात्रा बाकी होगी, यानी यात्रा आपकी कभी खत्म होने वाली नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ये जहां पर आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, जो कहीं है ही नहीं। पहुंच नहीं सकते हैं का क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो कहीं है ही नहीं, और जो कहीं है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वहां आपका उसके लिए आप कहां पहुंच जाएंगे। तो प्लस इनफाइनाइट का मतलब है अपरिभाषित, कहां पता नहीं। 0 के बाईं ओर अगर आप चलेंगे तो आपको 0 के दाहिनी तरफ जो जो नंबर्स पॉजिटिव वे में मिले थे, 0 के बाईं तरफ वही सारे नंबर्स, लेफ्ट जब आप आएंगे तो वही सारे नंबर्स नेगेटिव में मिलेंगे, वही सारे, कोई छूटेगा नहीं। और ये यात्रा इधर कहां तक चलती चली जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। एक संख्या, एक रेखा, एक लाइन, एक नंबर लाइन ऐसी होती है जिसका मध्य बिंदु 0 होता है, यानी 0 होता है। 0 के राइट हैंड साइड पे यानी दाहिनी ओर सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, और 0 के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। और इस रेखा पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहे जाते हैं, रियल नंबर्स कहे जाते हैं। अगर इस रेखा पर आने वाली हर संख्या, सारे नंबर्स अगर रियल नंबर्स हैं, सारी संख्याएं अगर वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्योंकि वास्तविक संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का जो समूह है, जो कलेक्शन है, जो सेट है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, रियल नंबर्स का मतलब है रेशनल और इर्रेशनल को आपस में मिला दीजिए तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक जगह अगर आप रख देंगे तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स भी सारे के सारे होंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी सारे के सारे इसी पर एग्जिस्ट करेंगे। बस फर्क इतना है कि रेशनल्स मैक्सिमम हमको दिखते हैं और इर्रेशनल्स हमको दिखते नहीं है, तो हम पता लगाएंगे कि इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या अगर इस पर हैं तो कौन सी अपरिमेय संख्या कहां पर है। एक आधी पता, कुछ 2-4 पता लगा के देखेंगे, बाकी उसके बाद एंड सो ऑन में हम समझ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नंबर लाइन सबसे पहले आपको समझना जरूरी था। नंबर लाइन का मतलब क्या है, ऐसी संख्या रेखा जिस पर सभी की सभी, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं उपस्थित हों। वो लाइन जिस पर सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस पर सिचुएटेड हैं, वही लाइन आपकी नंबर लाइन कही जाएगी। ठीक, अब यहां पर जो नंबर लाइन आपकी बनी है, मैं कह रहा हूं आपसे ये कि इस नंबर लाइन पर सारे के सारे नंबर्स हैं, यानी कि सारे रेशनल नंबर्स हैं और सारे इर्रेशनल नंबर्स भी इसी पर हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो दिख तो नहीं रहे हैं सारे, तो नहीं दिख रहे हैं तो फिर कहां हैं। जैसे आपने कहा कि 1
एक रेशनल नंबर है, दिख भी रहा है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, दिख भी रहा है, लेकिन आप जानते हैं 1.5 ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है इस पर कहीं। तो जो नंबर्स आपको इस पर दिख नहीं रहे हैं उनके लिए बनाई गई है हर दो नंबर्स के बीच में गैपिंग। 1 और 2 के बीच में ये जो गैपिंग आपको दिख रही है, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर संभव हैं, वो चाहे 1 2 मतलब 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स पॉसिबल हैं वो चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे लाख 2 लाख हो, चाहे करोड़ हो, कितने भी हो, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो रेशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, वो सारे के सारे नंबर्स इस गैप में आ जाएंगे, ऐसा मान लिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए 1.1 कहाँ है तो आप बताएंगे 1 और 2 के बीच में कहीं पे है। अगर आपसे कहा जाए 3.4 कहाँ है तो आप कहेंगे, या 3.7 कहाँ है तो आप कहेंगे 3.7 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है बात। तो संख्या रेखा का ये खेल है, मतलब ये नंबर लाइन जो आपके सामने बनी हुई, जो संख्या रेखा आपके सामने बनी हुई है, इस पर नंबर दिख आपको चाहे जो रहे हो, आपको कुछ नंबर दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिखने वाले नंबर तो इस पे हैं ही, और जो नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर भी इसी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। नंबर आपको वो दिख रहा हो इस पे या ना दिख रहा हो, लेकिन जो भी नंबर है वो इसी नंबर लाइन पर होगा, अपनी रेंज वो ढूंढ लेगा और जो रेंज उसकी होगी उसी रेंज में जाके वो फिट हो जाएगा। तो दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर या दुनिया का कोई भी इर्रेशनल नंबर, दोनों ही टाइप्स के नंबर इसी नंबर लाइन पर हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को आपको समझ लेना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। अब जो टॉपिक है आपका वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसी नंबर लाइन पर सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इस टॉपिक में आपको इस रियल लाइन पर कुछ इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। कुछ अपरिमेय संख्याएं आपको इस रियल लाइन पर, अपरिमेय संख्याएं इस रियल लाइन पर ला कर दिखानी है कि अगर अपरिमेय संख्याएं इस रियल लाइन पर हैं तो जरा हमको दिखाइए कि वो अपरिमेय संख्याएं, वो इर्रेशनल नंबर्स कहां कहां पर सिचुएटेड होंगे, कहां कहां पर स्थित होंगी, ऐसा हमको दिखाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये संख्या रेखा आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद ऐसी कर सकता हूं। चलिए आइए, जो आपका टॉपिक है, आपसे कहा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर हम इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए कैसे, ये जो फिगर बना हुआ है इसको अभी आपके मतलब का नहीं, ये फिगर हम लोग सॉल्व करके बना के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे, इधर ही बनाते हैं इसके नीचे। अभी इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है, ये एक नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन के एक सिरे को आप कह दीजिए ये वाला, ये चलती चली जा रही है, इसको आप कह दीजिए O। ठीक है, ये O हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर कोई पॉइंट A मान लेंगे और मान लेंगे कि ये पॉइंट A जो है, क्योंकि इसको हमने रियल लाइन माना है ना, ये जो हमने रेड कलर की लाइन खींची है इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये रियल लाइन है, यानी कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या रेखा है। तो इस संख्या रेखा का एक पॉइंट आपने O मान लिया, और ये O जो है ये O नहीं मानिए, आप इसको 0 मानिए। O का मतलब क्या है, हाँ अच्छा ठीक, O ही मान लीजिए।
और मानेंगे कि ये O जो है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। A जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? A जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब O से A तक की दूरी कितनी है? ये 1 होगी। अगर A 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी O पर जब हम थे तो हम 0 हमारे पास यूनिट थी, लेकिन जब हम A पर पहुंचे तो O से A पर पहुंचने में हमारे पास 1 यूनिट हो चुका है। यानी O से A तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? वो है आपका 1। यानी अगर इस डिस्टेंस की बात करें आप, तो ये डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है? ये 1 है। ठीक, ये 1 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितना डिस्टेंस OA का है उतना ही डिस्टेंस का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो एक हमने ये डाल लिया परपेंडिकुलर, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया और इसका नाम हमने रख दिया B। और इसकी डिस्टेंस भी हमने उतनी ही मानी है। इसका डिस्टेंस भी हमने कितना माना है? ये डिस्टेंस भी हम 1 मान के चल रहे हैं। अब अगर आप इसको मिला दीजिए, इस लाइन को, अगर आप इस लाइन को मिला दीजिए, O और B को अगर आप मिला दीजिए, तो OB की लेंथ क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पहले हम लोग सारा काम यहां पर करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पर। तो OB की लेंथ क्या होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। √2 आएगा, यानी OB की लंबाई कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। ठीक, अब OB की लंबाई अगर √2 आ जाएगी, अब ये B पॉइंट यहां पर है और O से B तक की डिस्टेंस √2 है। अगर मान लीजिए इस OB को आप धीरे धीरे गिराने लगिए नीचे, तो ये B पॉइंट कहां पर आएगा आइए हम देखते हैं। अगर ये इस OB को आप B को धीरे धीरे गिराने लगिए तो कैसे गिरेगा? ये सर्कुलर वे में ही तो गिरेगा भाई। जैसे ऐसे कोई चीज रखी हुई है तो ऐसे ही तो गिरेगी। ऐसे अगर कुछ रखी तो गिराएंगे उसको, जब गिराएंगे तो ऐसे ही तो गिरेगा। तो जब इस OB को गिराएंगे आप तो OB ऐसे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और ये B यहां से गिर के यहां आ जाएगा, और जहां पर ये आएगा उस पॉइंट को हम कह दें A1 है। बात क्लियर? अच्छा देखिए, A1 और B दोनों सेम ही तो हैं। अगर B यहां है तो B है, और अगर इस OB जो OB लाइन है इसको अगर गिरा दीजिए तो गिरने में ये B आ जाएगा A1 पर, तो यानी कि ये यहां आ जाएगा। तो B जो है वो A1 पर अगर आ जाएगा तो B और A1 सेम चीजें हैं। तो O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस √2 है, अगर इस OB लाइन को अगर आप गिरा दीजिए तो O से लेकर A1 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? O से लेकर A1 तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। यानी √2 नाम का जो पॉइंट था जिसको आपने A1 कहा, वो इस रियल लाइन पर यहां पर आया। और √2 क्या है? √2 है एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन आपको करना था। तो आपने √2 जो कि इर्रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर पर कहां आएगा ये आपने निकाल लिया। यानी कि √2 नाम के इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपने नंबर लाइन पर कर दिया। √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 जो है वो संख्या रेखा पर यहां पर इस A1 पर आएगी। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक?
अब जरा एक बात को समझिए, यहां पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। यहां पर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी ही रखेंगे, यानी हाइट कितनी होगी 1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका नाम आप रख लीजिए B1। ये OB1 कितना होगा मालूम नहीं, O से लेकर A1 तक का डिस्टेंस हमको पता है कितना, √2। O से लेके A1 तक का डिस्टेंस हमको √2 पता है, A1 से लेके B1 तक का डिस्टेंस हमको √1 पता है। तो O से लेके B1 तक का डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो फिर से आप पाइथागोरस लगा दीजिए। फिर क्या है भाई, OA1 B1 ये एक समकोण त्रिभुज है, और अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए आधार का स्क्वायर, आधार कितना है √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, ये कितना आ जाएगा √3, यानी B1 पॉइंट जो है ये क्या है, ये है √3। अब फिर से वही बात, ये OB1 एक लाइन है, B1 की वैल्यू √3 है, अगर आप ये √3 हवा में है तो B1 पे है, अगर लाइन पे हो आ जाए तो कहां पर होगा, अगर ये आप पता लगाना चाहें तो आप क्या करें, सिर्फ आप B1 का छोर ऐसे पकड़ेंगे, O को फिक्स करेंगे और ऐसे क्या करेंगे, खींच के इसको लाइन पे ले आएंगे। तो जब ये इसको खींचेंगे, किसी भी लाइन को, अगर किसी भी लाइन का एक सिरा फिक्स कर दीजिए और उसको ऐसे खींचिए, ऊपर को घुमाइए या नीचे को घुमाइए, तो हमेशा सर्कुलर पाथ पे चलता है, ये आप जानते हैं, वृत्तीय उस पे। तो जब B1 को आप ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे तो B1 कुछ इस रास्ते पे आएगा ऐसे, और ऐसे आके यहां पर मिल जाएगा, और यहां पर जहां पर मिलेगा इसको आप A2 कह दीजिए, और A2 क्या है, A2 है √3। A2 क्या है, √3। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आपकी संख्या रेखा है, ये आपकी नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर √2 इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया हमने, √3 इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया हमने। उसके बाद और अगर आगे बढ़ना चाहें तो और आगे बढ़ जाएं। इस बार क्या करेंगे, यहां से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और इसका नाम आप क्या रख दीजिए, इसका नाम आप रख दीजिए B2, और इसको मिला दीजिए। ठीक, अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर वही बात, ये डिस्टेंस तो आपकी वही है 1, ये डिस्टेंस तो 1 ही है, और ये O से लेकर A2 तक की डिस्टेंस कितनी है, √3, कितनी, √3। तो फिर से OA2 और B2 ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर, आधार यानी बेस का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 1 हो जाएगा 4, यानी ये पॉइंट क्या आ जाएगा 4। अब इस बार एक परिमेय संख्या मिल गई, फिर वही इस 4 का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आर्क ऐसे एक लगाएंगे, चाप यहां पर आ जाएगा, ये आपका A3 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। अब अगला, जब आप फिर से अगर आप यहां पर लंब डाल दें ऐसे, इस तरीके से अगर फिर से लंब डाल दीजिए और इसका नाम आप B3 रख दीजिए, ठीक है, इसका नाम आप B3 रख दीजिए, तो इसको मिला दीजिए। अब जब इसको मिलाएंगे तो फिर अब इसकी लंबाई निकालने के लिए फिर आप, ये वाली डिस्टेंस है 4 और ये वाली डिस्टेंस है 1, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 नहीं, ये वाली डिस्टेंस है √4, 4 नहीं है 2 आएगा, ये 2 आया, ठीक है, ये 2 आया।
अब आप देखिए, एक चीज आप देखना चाहें, इतने को ही आप अलग करके देखना चाहें, देखिए इसको मैं अलग बना रहा हूं, ये देखिए 0 और ये कितना है 1, और ये A3 जो है वो कितना आया था √4 यानी कि 2। भाई A3 जो है वो √4 आया था, √4 आया था, √4 का मतलब 2। तो और देखिए उसके बाद √2 और √3 किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। जब आपने निकाले √2 भी यहां कहीं है और √3 भी यहां कहीं है। अच्छा, √2 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 414 समथिंग, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग। बताइए ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी और 2 से छोटी है कि नहीं है। √2 का मान 1 और 2 के, √2 का मान जो आप जानते हैं, √2 की जो वैल्यू आप जानते हैं वो 1 और 2 के बीच में आती है, ये हम जानते थे, लेकिन ये जानकर हमने √2 को यहां पर नहीं लिखा। हमने मैथमेटिकल मेथड्स यूज किए और उन मेथड्स के बेसिस पर √2 अपने आप 1 और 2 के बीच में कहीं पर आ गया। उन्हीं मैथमेटिकल मेथड्स को फॉलो करने में √3 भी अपने आप उसी 1 और 2 के बीच में कहीं पर आ गया, ना तो 1 के पहले रह गया ना 2 के आगे निकल गया। √2 और √3 दोनों ही 1 और 2 के बीच में आ गए अपने आप। और वैल्यूज से आप जानते भी हैं कि जो √2 और √3 की वैल्यूज होती हैं वो 1 और 2 के बीच की ही वैल्यूज होती हैं, यानी हमने जो रिप्रेजेंटेशन यहां पर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। भाई हमने √2 को ये मानकर तो यहां पर नहीं लिखा था कि √2 का मान 1 और 2 के बीच में होता है, हम तो अपने मेथड्स को फॉलो कर रहे थे। उन मेथड्स को फॉलो करते करते √2 अपने आप 1 और 2 के बीच में आ गया। उसके बाद हमने अपने इस प्रूफ को वेरीफाई करने के लिए इस बात पर हम आए कि √2 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही होती है, और हमने जो रिप्रेजेंटेशन प्रूफ किया है वो भी 1 और 2 के बीच में ही √2 आया है, 1 और 2 के बीच में ही √3 आया है। तो इसका मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल सही है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से √2, √3 और अगर इसका अगला वाला अगर आप लेंगे तो √5 आ जाएगा। तो √2, √3, √5, √7 इस तरीके की जितनी भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रदर्शन आप नंबर लाइन पर कर सकते हैं इस मेथड से जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया। इसी का फिगर ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब यही सारी कहानी जो आपने की है इसको आपको लिखना है, तो आइए चलिए हम लोग लिखते हैं। चलिए लिखेंगे लिखेंगे लेट O is the point O is the point on number line O is the point which represents 0 on नंबर लाइन। हमने मान लिया ये कोई नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर O कोई पॉइंट है जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिख लीजिए लेट A represents 1
लेट ए रिप्रेजेंट्स 1 ऑन नंबर लाइन, दैट इज ओ ए इक्वल टू 1, ओ ए बराबर 1 है। ठीक है, let us draw a perpendicular AB on OA, where AB इक्वल टू OA इक्वल टू 1। वही बात हमने क्या किया, AB एक लंब डाला OA पर और OA और AB एक दूसरे के बराबर हैं 1 और 1। ठीक, फिर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कितना आ जाएगा, OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज OB इक्वल टू √2। OB की वैल्यू √2 आ गई। इसको लिख लीजिए इतना, कि इसको ये इतना लिखिए आप, क्योंकि इसके बाद आप इसको मिटाना पड़ेगा। इसको साफ कर दीजिए, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये OB की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, B का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे अगर करना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे for representation of B at number line taking O as center, taking O as center and OB equal to √2 as radius, draw a circle which meets the line at A1. A1 is the representation of B that is √2 ऑन द नंबर लाइन। ये इतनी बात हो गई। ये सारी कहानी आपने वही लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। हमने क्या किया, O एक पॉइंट मान लिया नंबर लाइन पर जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, A एक और पॉइंट मान लिया जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, O और OA के बराबर डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A पर, जिसको आपने AB कहा है। O और B को हमने मिला दिया, एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमको OB का डिस्टेंस √2 मिल गया। B की वैल्यू जो √2 मिली है, इस √2 यानी इस B का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा, इस बात के लिए हमने O को सेंटर माना, OB को रेडियस माना और यहाँ से ऐसे हम घूम गए एक वृत्त बनाने के लिए, एक सर्कल बनाने के लिए। एक सर्कल बनाने के लिए जब हम घूमेंगे तो उस सर्कल की जो आर्क होगी, उस सर्किल की आर्क लाइन को, रियल नंबर लाइन को A1 पर काटेगी। यही A1 इस B का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आप नंबर लाइन के ऊपर रहेंगे तो इसको आप B कह दीजिए, अगर ये भी नंबर लाइन पर आ जाएगा तो इसका नया नाम A1 हो जाएगा। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, B कहिए तब भी वो √2 होगा, A1 कहिए तब भी वो √2 होगा। यानी नंबर लाइन पर √2 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो A के थोड़ा सा आगे A1 के रूप में होगा। ठीक, यानी √2 जो होगा वो 1 के थोड़ा सा आगे नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं पर आ रहा है। उसके बाद जो हमने काम किया, आप A1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वहाँ से OB1 को मिलाएंगे, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर B1 का रिप्रेजेंटेशन लेंगे, इस पे वो √3 आ जाएगा। वही सारी कहानी आप सेम तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो √3 तक लिख लीजिए, उसके बाद का अपने आप कर लीजिएगा। चलिए इसको साफ करिए, √3 वाला भी लिख लिया जाए। लिखेंगे अगेन draw a perpendicular at A1 perpendicular A1 B1 इक्वल टू 1 एट A1 पर हमने A1 B1 एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और A1 B1 की हाइट फिर से हमने कितनी ली, 1 ली। तो फिर से आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OA1 B1 क्या हो जाएगा, OB1 स्क्वायर इज इक्वल टू OA1 स्क्वायर प्लस A1 B1 स्क्वायर। ये है आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3। ये है OB1 का स्क्वायर, यानी OB1 कितना आ गया, √3। अब B1 की वैल्यू √3 आ गई। B1 को नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर से वही करेंगे, O को सेंटर मानेंगे, OB1 को रेडियस मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो सर्किल जो है वो नंबर लाइन को A2 पर मिलेगा, इसीलिए B1 यानी √3 का नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो A2 के रूप में होगा, जिसकी वैल्यू √3 होगी। ठीक है, तो जो पिछले वाले में आपने √2 में लिखा था वही सेम आपको लिखना है, बस √2 की जगह √3 कर देना है और B की जगह B1 कर देना है, बाकी पूरी सेम लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक, तो लिखना चाहें लिख लीजिए, लास्ट है ये हो गया। तो लिखेंगे for the representation of B1 that is √3 at number line taking O as center and
OB1 as radius and draw a circle which meets the line at A2. This implies A2 is the representation of √3 on line. ठीक, जितनी बात मैंने आपको समझाई थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी थ्योरेटिकली। √3 तक लिखवाई है, इसी को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। √4, √5, √6, √7 जैसे जैसे ये काम आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ऐसे एक आर्क खींचेंगे, एक नया नंबर मिल जाएगा। वहाँ से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक नई वैल्यू मिलेगी, वहाँ से आर्क लगाएंगे, नया रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, नया नंबर मिल जाएगा, फिर आर्क लगाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ये काम आप जब तक कर सकते हैं तब तक आपको नए नए इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशंस मिलते जाएंगे। उसमें इर्रेशनल वाले नंबर्स को आप मार्क कर लीजिएगा कि वही आपको चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल में आपने √2 और √3 का रिप्रेजेंटेशन देख लिया। इसी तरीके से √5 भी आ जाएगा। √2 देखा आपने, √3 देखा, उसके बाद 2 को भी आपने देखा। 2 भी हम लोग लेकर आए थे। 2 के अगला वाला स्टेप अगर आप करते तो आपको √5 मिल जाता। ठीक, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंग्लिश में लिखा गया है। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल सारा सब कुछ हिंदी में ही रहा हूँ, तो उसको आप ऐसे ही अपनी भाषा में लिख लीजिए। बस वही जो है इसका ये डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज जितनी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप रिवाइज करिए। इस वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, समझिए, रिवाइज करिए। और अभी इस पर आधारित जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और नए नए सवालों और नई नई कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।